वेबिनार है ऑल इंडिया एमएसएमई एंड टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन का। उसके लिए मैं पुत्रा साहब को और नेमीचंद जी को हार्दिक अभिवादन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये उनके दूसरे लगातार सेमिनार के लिए। जीएसटी गुरु विमल जैन साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और गुरु पूर्णिमा है तो जितने भी टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स हैं उन सबके लिए आप जीएसटी गुरु हैं, तो आपका हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन। बोथरा साहब, कहीं से आवाज इको हो रही है, डबल आवाज आ रही है, देखिए किसी ने। हाँ, शायद स्पीकर पे होगा शायद फोन। एक मिनट में चेक करो। हाँ, आप चेक कर लीजिए, फिर मैं शुरू करता हूँ उसके बाद में। जी सर, आप एक बार आप देखिए, मैं ऑफ करता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं और गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक बहुत महत्वाकांक्षी टैक्स था। बहुत बड़ी इच्छा शक्ति थी भारत सरकार की जो ये भारत में लागू हुआ। और 2006 में इसकी जो परिकल्पना की गई थी और 2017 में जाकर जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ, तो अक्सर मैं ये कहा करता हूं कि अगर 2017 में भी अगर ये लागू नहीं होता तो स्थगित तो ये पहले भी हो रहा था, तो एक बार और स्थगित करने में कोई बड़ी बात नहीं थी। और शायद उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आपके सामने नहीं होते। मैं विमल जी को नहीं जानता, विमल जी मुझे नहीं जानते, बोथरा साहब से मुलाकात नहीं होती। तो जीएसटी ने बहुत कुछ अच्छी चीजें की है। आज जो मेरी भूमिका है वो एक जीएसटी प्रोफेशनल या जीएसटी एक्सपर्ट अगर कहते हैं तो मेरे हिसाब से जीएसटी एक्सपर्ट कोई है नहीं, सभी लोग पढ़ रहे हैं अभी इसको। और जिस तरह से भारत में इसका परिचालन किया जा रहा है, मैं आने वाले कई वर्षों तक हम इसको पढ़ते रहेंगे। आज मैं करदाता, कई बार कहते हैं कि मेरे ट्वीट्स जो होते हैं या मेरे लेख जो होते हैं वो जनता की आवाज होते हैं, टैक्स पेयर्स की आवाज होते हैं, उन्हीं की भाषा में मैं लिखता हूँ और उन्हीं की भाषा में मैं अपना संवाद करता हूं। तो आज विमल जी से मैं जो सवाल करूंगा वो एक टैक्स प्रोफेशनल के सवाल नहीं होंगे, वो एक आम करदाता के सवाल होंगे। तो सर, अगर इजाजत दे तो मैं शुरुआत करूं? बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकते हैं सुधीर भाई। जी सर। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बहुत सी तकनीकी खामियां थी और शुरुआत से जीएसटीएन ने भी बहुत परेशान किया। कुछ और कारण थे कि लोग बाग रिटर्न्स नहीं भर पाए। उनके लिए सरकार समय समय पर एमनेस्टी स्कीम्स लाती है। उसी तरह की एक स्कीम बीच में पहले भी लाई थी, एक स्कीम अभी भी है। ये स्कीम लाते वक्त सरकार फायदा देना चाहती है डीलर्स को, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ स्कीम लाते वक्त सोचा नहीं जाता। तो अभी जो स्कीम चल रही है उसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो जो लाइसेंस, जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो चुके हैं, और अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए हैं तो अगर वो रिवोक नहीं होते तो इस स्कीम का क्या फायदा है? पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे आज की चर्चा की शुरुआत में। और दूसरा है कि जिन लोगों से सरकार एमनेस्टी स्कीम के बाद रिटर्न भरवाना चाहती है, जिन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, देखिए 2 तरह के एसएससी हैं, 2 तरह के डीलर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट्स किए हैं, जो डिफॉल्टर्स हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो किसी भी हालत में कभी भी रिटर्न नहीं भरेंगे। जो भरना चाहते हैं उनके साथ समस्या ये है कि एक तो उनको इनपुट क्रेडिट रोक ली जाती है उनकी, और दूसरा है कि वो अपने रिटर्न्स इस वक्त भरेंगे तो जिस इंसान के लिए भरेंगे, जिस डीलर्स को सेल किए उन्होंने उसके लिए भरेंगे, उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो ये हाफ हार्टेड जो एमनेस्टी स्कीम है, इसके बाद ये इस वक्त की सबसे ज्वलन समस्या है जो सबसे ज्यादा इस पर चर्चा की जाती है। एक तो रिवोकेशन और एक आईटीसी का रोकना। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? सुधीर जी, सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बोथरा जी की टीम जिनने प्रोग्राम AIM TPA
के बैनर में ऑर्गेनाइज किया है। ये कोइंसिडेंस है, जब हमने प्रोग्राम सेट किया था तब हमने नहीं सोचा था कि 24 को गुरु पूर्णिमा है। जीएसटी की अगर 4 साल को देखिए दोनों एक्सपर्ट जो जीएसटी में आज डील करते हैं, सुधीर भाई ने तो अपनी पोजीशन सेव कर ली। कैसे सेव कर ली? बोल दिया मैं तो करदाता बन गया हूं अब, आप बताओ। तो आज उन्हें कटघरे में मुझे बैठा दिया है, बोले आप बैठो गवर्नमेंट की तरफ से, और जितनी भी आपको सुननी है आज सुन के जानी पड़ेगी। पर सुधीर भाई, मैं भी आप ही की तरह एक करदाता को रिप्रेजेंट करता हूं, और करदाता जो देश के करदाता हैं, करदाता और टैक्स प्रोफेशनल, हम सब इस फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आज का प्रोग्राम इस विषय पे और इस टॉपिक पे है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको आंसर दूंगा, हाँ, तो हमें अपनी पोजीशन कई बार डिबेट के लिए क्लैरिफाई करनी पड़ती है। तो मैं बिल्कुल आपको आंसर दूंगा। अगर आप जीएसटी की जर्नी की बात करें, 4 साल हो गए, सोचा तो बहुत था कि जीएसटी हमें सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कराएगा, ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कराएगा। चैट बॉक्स में सभी लोग इन बातों को लिख भी रहे हैं। तो लोगों का जो मन है, कोई राम जैन है, वो बोलते हैं दुखद 4 वर्ष, यानी वो मन की व्यथा बता रहे हैं कि ये दुखद 4 साल रहे हैं हमारे लिए। मैं समझ पा रहा हूं। मैं भी इस जीएसटी की जर्नी में, मैं आपको बताऊं, अगर हम कहें कि जीएसटी में बिमल जैन गुरु है या सुधीर जी गुरु है, गलत हो जाएगा। जीएसटी में हम सबका जन्म जुलाई 1, 2017 को हुआ था। हम सब महागुरु की पदवी में आते हैं, और हम सब एक साथ जीएसटी पढ़ रहे हैं। कोई ज्यादा समझ गया है, कोई कम समझ गया है, लेकिन कम समझ के भी हम पीछे नहीं हो, ज्यादा समझ के भी हम आगे नहीं पहुंचे। और रही हमारे डिपार्टमेंट की बात, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है उसका आंसर दूंगा, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा देना चाहता हूं। जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ, बिल्कुल हमने 4 ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस खत्म हो जाएगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस नहीं होगा, वन नेशन वन टैक्स। तो हमें कई जगह पे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस आज हम डिस्कस करेंगे, आप सबके साथ करेंगे, जितने अटेंडीज हैं उनसे भी मैं यही कहूंगा, आप भी अपनी राय, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं अपनी तरफ से अपनी बात रखूंगा, बट आप भी अपनी राय चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। मालूम पड़ेगा, मैं भी देख रहा हूं चैट बॉक्स में कि आपके कमेंट क्या आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, और आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूं, अगर जीएसटी एमएनएसटी स्कीम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जो 31 अगस्त 2021 तक चलनी है, अब इस एमएनएसटी स्कीम का फायदा क्या है? अगर जिनके जीएसटी आपने या तो सस्पेंड कर दिए हैं या कैंसिल कर दिए और आप रिवोक नहीं कर रहे, फायदा क्या है? सुधीर जी, आपने बहुत सही कहा। ये रिवोकेशन के लिए कईयों ने एप्लीकेशन डाल रखी है। कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जो अपना रिटर्न कंटिन्यूसली 6 महीने तक नहीं भर पाए थे, जिनका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने स्यू मोटो कैंसिल कर दिया या सस्पेंड कर दिया। वो अब बिजनेस करना चाहते हैं, और इस बात को हम सबने उठाया है। और मैं अपनी बात रखूं आपके सामने, मेरी जब सीबीआईसी ऑफिशियल से बातचीत होती है, सुधीर जी आप भी बहुत एक्टिव हैं, आप अपना रिप्रेजेंटेशन भी बनाते हैं, लिखते हैं, डालते हैं, और जिसको हम सब पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग मी। तो क्या वो गवर्नमेंट नहीं पढ़ रही? तो क्या वो ऑफिसर नहीं पढ़ रहे? सर, सब पढ़ रहे हैं।
बिना रिवोकेशन किए ये एमनेस्टी स्कीम कैसे अवेल करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये इनको भी समझना चाहिए। तो एक विजिबिलिटी थोड़ा सा मुझे मालूम पड़ा था कि गवर्नमेंट अब इस लाइन पे वर्क कर रही है कि जिनका भी उनने जीएसटी सस्पेंड या कैंसिल कर दिया है और वो एमनेस्टी स्कीम को अवेल करना चाहते हैं, तो वो रिवोकेशन पे अब वर्क करेंगे। लेकिन उनके जो वर्क करने का टाइमलाइन है वो सरप्राइजिंगली विथ नो अकाउंटेबिलिटी, विथ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो चाहता हूं आज गवर्नमेंट ऑफिसर हमारी बात सुने, जब हम आज का प्रोग्राम खत्म करें और यूट्यूब पे डालें तो हम अपने रिप्रेजेंटेशन के साथ उनसे कहें, सर अगर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जिसको आप लेके आए हैं, जिसको जीएसटी काउंसिल अप्रूव करती है, उसका सक्सेस आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। पहला, जिनका आपने जीएसटी सस्पेंड कर दिया है या कैंसिल कर दिया है और वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन आपके पास डाल के बैठे हुए हैं, काइंडली आप रिवोक कीजिए, तभी वो बंदा आगे आएगा। तो पहले हमारी सबमिशन ये होगी, अगर हमारे सेंट्रल और स्टेट के जीएसटी ऑफिसर अगर इस बात को सुन रहे हैं, सर जीएसटी एमनेस्टी स्कीम तभी सक्सेसफुल है जब आप उन सस्पेंडेड एंड कैंसिल रजिस्ट्रेशन को रिवोक करेंगे। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सुधीर भाई भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, और जितने भी लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि ये जीएसटी ऑफिशियल्स को रिवोक ना करें। तो हमारी सबमिशन और रिप्रेजेंटेशन पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपने कहा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब इस एमनेस्टी स्कीम में सिर्फ आपको अगर रिलैक्सेशन दिया गया तो लेट फीस का दिया गया जीएसटीआर 3B के लिए। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सब जानते हैं कि अगर किसी ने 3 साल से रिटर्न नहीं भरा और अब वो भरना चाहता है, तो जो क्रेडिट उसे अवेल करनी है वो क्रेडिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में एक टाइम लिमिट है जिसमें बार कर दी जाती है और वो क्रेडिट उनको नहीं मिलेगी। जब क्रेडिट नहीं मिलेगी और आप उसकी टोटल आउटवर्ड पे टैक्स लगाएंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 रुपए की मेरी परचेज है और 100 रुपए पे मैंने 18 रुपए का आईजीएसटी पे किया। अब जीएसटीआर 3B नहीं भरा, तभी तो एमनेस्टी अवेल करना चाहता हूं मैं। अब मेरी आउटवर्ड 120 रुपए पे है, तो वो कहते हैं 120 पे पूरा टैक्स जमा करो, मैं 100 रुपए पे जो 18 रुपए की आईजीएसटी या जो भी क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी की है वो हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि टाइम लिमिट के हिसाब से वो बार हो गई अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सुधीर भाई, आपने एक ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने रखा है जिसमें 2 कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं। एक वो कैटेगरी जो रेगुलरली टैक्स कॉम्प्लायंट है, हमेशा अपने रिटर्न टाइमली भरती है, कभी लेट हो जाती है तो लेट फीस भी जमा करती है। और एक ऐसी कैटेगरी, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डिफॉल्टर हैं, डिफॉल्टर होने के कई कारण हो सकते हैं कि मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया और फिर मैंने बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, या रजिस्ट्रेशन ले लिया, कुछ रिटर्न भरे ही नहीं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। बट एक कैटेगरी जो टैक्स कॉम्प्लायंट है, एक कैटेगरी जिनने डिफॉल्ट किया। जो कैटेगरी टैक्स कॉम्प्लायंट है उसके लिए भी टाइम लिमिट है टू अवेल क्रेडिट। दो ये पॉइंट डिस्प्यूटेड है, मैंने अपने कई वीडियोज और सेमिनार वेबिनार में कहा है कि टाइम लिमिट का प्रोविजन अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, सो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39, इसमें ही सबसे पहले डिस्प्यूट है कि सेक्शन 39 में
GSTR 3B रिटर्न है क्या? गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया 3B इज नॉट ए रिटर्न अंडर सेक्शन 39। डिपार्टमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया, फिर कहा कि 3B सेक्शन 39 में रिटर्न है। तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब पैचअप वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? लॉ के जो प्रोविजन बनाए गए उसको प्रॉपरली आपने इंप्लीमेंट ही नहीं किए। अब आप पैचअप वर्क करके चीजों को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैचिंग की बात करें ना, सारे प्रोफेशनल मेरे साथ हैं इस मूवमेंट पे, टैक्स पेयर मेरे साथ है। आप कोई भी एक सेक्शन इन आइसोलेशन रीड नहीं कर सकते। आपको सेक्शन 37 भी पढ़ना है, 38 भी पढ़ना है, 39 भी पढ़ना है, 41 भी पढ़ना है, 42 भी पढ़ना है। आप जस्ट एक सेक्शन पढ़ लें, उससे आप आईटीसी नहीं कर पाएंगे। रिटर्न सिस्टम था हमारा GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, auto populated in GSTR 2A for the recipient, then GSTR 2 फाइल होगा। अगर कोई आपको ऐड, मॉडिफाई, डिलीट करना है आप कीजिए और GSTR 2 फाइल कीजिए। ITC परचेज का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अगर आपने कोई करेक्शन किया है that gets auto populated for the supplier in GSTR 1A, सप्लायर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद GSTR 3 फाइल होगा। ये एक ऑटोमेटेड रिटर्न सिस्टम था जो इनने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैं आपके उसी क्वेश्चन पे अब आऊं कि अगर क्रेडिट नहीं मिलेगी 100 रुपए पे, 18 रुपए की, और आप 120 रुपए पे मुझसे टैक्स मांग लेंगे, तो सबसे पहले तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि आपने क्रेडिट भी नहीं दी और आउटवर्ड पे आप टैक्स मांग रहे हैं मेरे से। सेकंड, एमनेस्टी का क्या फायदा जिसमें इतने कंडीशन अटैच्ड हों? वो तो सांप सीढ़ी का खेल हो गया। यहां से निकल, आगे भी एक सांप है, यहां से निकल, यहां भी एक सांप है, और आप जब ऊपर पहुंचेंगे तो वहां गिन चुन के कुछ लोग गिने चुने पहुंचेंगे, उससे एमनेस्टी का फायदा नहीं होना। अगर मेरी बात आप सब सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक अपनी रिप्रेजेंटेशन रखना चाहता हूं और आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम बनानी चाहिए जिसमें जो टैक्स कॉम्प्लायंट था, जिसने टैक्स रिटर्न प्रॉपरली भरे हैं, लेट होने पे लेट फीस भी जमा की है, और एक जो डिफॉल्टर है जिसके लिए आप एमनेस्टी लेके आए हैं, आप वन टाइम एक ऐसी एमनेस्टी लेके आ जाइए। जीएसटी एक बहुत बड़ा बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। जब आप जीएसटीएन कॉमन पोर्टल बनाते हैं, आईटी पोर्टल बनाते हैं, आपसे कितनी मिस्टेक्स होती हैं। आपसे मीन्स मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूं अभी इस मोमेंट। और हमसे टैक्स पेयर से क्या कहा जाता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, गलतियां होंगी और हम सुधारेंगे। मैं भी यही कहता हूं कि टैक्स पेयर से गलती हो गई है, आप एक मौका दीजिए, वो भी सुधरना चाहता है और आपको हेल्प करनी चाहिए सुधारने के लिए। गवर्नमेंट अगर इन्फोसिस को, मुझे नाम लेना पड़ रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, जीएसटी कॉमन पोर्टल, कितनी खामियां हम सब ने देखी, और फिर उसी काम को आप आईटी पोर्टल के लिए उनको दे देते हो। कोई जस्टिफिकेशन, कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आपने उनसे लेट फीस ली? क्या आपने लेट पेनाल्टी चार्ज की? उनने भी तो इतनी खामियां रखी क्योंकि उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। जीएसटी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक ऐसी एमनेस्टी लाइए जिसमें वन टाइम सभी के लिए ओपन कर दीजिए विंडो। जो क्रेडिट नहीं ले पाया, जिसने रिटर्न भर दिए हैं, उससे भी कह दीजिए तुम भी एक बार में ये सारी चीज ले लो, जिससे लिटिगेशन खत्म। और जो डिफॉल्टर है वो भी एक बार के लिए, अगर आपने स्कीम इस तरह की बना दी तो वो एक कदम नहीं 4 कदम चल के आएगा। और जो लेट फीस आपने टैक्स कॉम्प्लायंस से ली हुई है, जिसने रेगुलर रिटर्न भरे हैं बट लेट भरे हैं, उसकी लेट फीस का क्या? जब आप डिफॉल्टर को ये एमनेस्टी दे रहे हो, एमनेस्टी ऐसी होनी चाहिए जो न्यूट्रल हो टैक्स पेयर के लिए।
सिर्फ एक कैटेगरी के बंदे को हेल्प करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय तो ये है, जिनसे आपने लेट फीस ली है वो उनकी लेट फीस आप रिफंड कीजिए। एक एमनेस्टी, बड़ी एमनेस्टी, जिसमें हम सब मिलके एक ऐसी एमनेस्टी को देखेंगे। एक बार गवर्नमेंट ने हम सबको मौका दे दिया कि आप इन चीजों को सुधार लीजिए, ये टाइम लिमिट हमने सेट कर दी, इसके बाद हम नहीं सुनेंगे। तो देखिए क्या होगा, कई बार होता है ना, हम स्कूल में लेट पहुंचते हैं, कॉलेज में लेट पहुंचते हैं, या ऑफिस में लेट पहुंचते हैं। हमारा बॉस अच्छा होता है तो वो क्या करता है, विमल लास्ट वार्निंग, अगर आप ऐसे समझाएंगे तो आई एम श्योर ये, आई नो दैट कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन है। जब आप क्रेडिट देंगे तो आपके टैक्स रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा। सर, अगर मुझे बड़ा विजन देखना है, बड़ी ओर देखना है, और जीएसटी को वाकई गुड एंड सिंपल टैक्स की बात बनानी है, तो एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम जो दोनों कैटेगरी, टैक्स कॉम्प्लायंट एंड डिफॉल्टर, दोनों को हेल्प करे, तभी एमनेस्टी का रियल पर्पस फुलफिल होगा। अदरवाइज 2020 में भी जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम आई थी, वहां भी सेम प्रॉब्लम थी, यहां भी आपने सेम प्रॉब्लम दी। यहां तो बल्कि ये कर दिया, जिसकी नील टैक्स लाइबिलिटी है उस पे भी आपने 500 रुपए लगा दिए। पिछली वाली में तो वो था ही नहीं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, पिछली वाली से नई वाली में एक फायदा देखना चाहिए, फायदा नहीं बल्कि 500 रुपए की पेनाल्टी आपने लगा दी। तो एमनेस्टी जब लेके आए ना, तो माइंड में ये सोच के आए कि वाकई मैं एमनेस्टी देना चाहता हूं, जस्ट नाम के लिए मैं एमनेस्टी लेके आऊं। मेरी सबमिशन यही होगी, मैं भी सभी से यही पूछूंगा चैट बॉक्स में। मैंने अपनी राय आप सबके सामने रखी है। सुधीर जी ने आज अपनी पोजीशन सेव कर ली है, वो करदाता की पोजीशन पे बैठ गए हैं, और मैं भी करदाता और टैक्स प्रोफेशनल की पोजीशन से हटने वाला नहीं हूं। मैं बल्कि कोशिश कर रहा हूं इस प्रोग्राम को हम गवर्नमेंट की कान में, उनके ईयर्स तक लेके जाएं, हम क्या चाहते हैं, तभी जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बनेगा। इसी विमल सर, इसी मुद्दे पे एक सवाल मेरा और है कि जो टैक्स पेयर है, जो एमनेस्टी स्कीम का फायदा लेके अपना रिटर्न भरना चाहता है, उसको आईटीसी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन जब वो अपना रिटर्न भरेगा, इस वक्त मान लीजिए वो 2 साल पुराना रिटर्न भरता है, अगर रिवोकेशन अलाउड हो जाते हैं, तो वो जो अपना रिटर्न भरेगा उससे जो क्रेडिट जनरेट होगी वो क्या उसके खरीदार को मिल जाएगी? सर, अब मैंने अभी आपको एक आंसर दिया, क्या उसके खरीदार को मिल जाएगी? टाइम लिमिट की बात वहां भी आ जाएगी, और वहां भी वही कॉम्प्लिकेशन, जब हम जीएसटीआर 9 देखते हैं एनुअल रिटर्न, तो उसमें आईटीसी की 2 कैटेगरीज होती है। जब 2A को देखते हैं, एक 2A वो होता है जिसकी क्रेडिट मिलने वाली है, और एक टाइम के बाद अगर किसी ने रिटर्न भरा है तो वो क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो फिर ये तो तीसरा टैक्स हो गया। एक टैक्स तो वो है जो करदाता खरीदते वक्त देके आया है, एक वो जो आप उसकी आईटीसी कैंसिल करके इकट्ठा कर रहे हैं, और दूसरा टैक्स ये है कि उसका जो खरीदार है उसको भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। तो ये स्कीम ठीक है कि आप एक ही टैक्स को 3 बार वसूल कर रहे हैं। इसके बारे में सुधीर भाई, मैंने अपने आंसर में कहा था एक ऐसी एमनेस्टी जो वन टाइम चीजों को क्लैरिफाई कर दे। वन टाइम आप सप्लाई चेन को प्रॉपर क्लीन कर दीजिए। सी देखिए, अगर एंट्री पे ही आपने ब्लॉकेज कर रखा है तो आउटफ्लो तो निकलेगा ही नहीं। तो ये बात आपने जो कही और जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने भी यही कहा कि एक ऐसी एमनेस्टी जो वन टाइम हमारे लिए टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट, अगर मेरे परचेज पे मुझे क्रेडिट मिलेगी तो मेरे बायर को भी क्रेडिट मिलेगी, फिर टाइम लिमिट उसके लिए भी रिलैक्स हो जाएगा। एक ऐसी स्कीम जो हम सबको वन टाइम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आए कि हम सब साथ साथ हो जाए, जो पिछड़े हुए हैं वो भी साथ आ जाए, जो आगे पहुंच गए हैं लेकिन क्रेडिट लॉस हो गया है वो भी उस जगह पे मिल जाए। हाँ, एक अमाउंट होगा जो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्रेडिट देंगे तो वो आपके आउटवर्ड टैक्स से एडजस्ट होगा। टू दैट एक्सटेंट आपको लगेगा कि यहाँ, हाँ यहाँ, लेकिन आप एक चीज समझिए, और जो मैं समझाना चाहता हूं, परचेज पे जो 100 रुपए पे मैंने टैक्स पे किया हुआ है वो गवर्नमेंट को तो जमा हो गया है,
क्योंकि मेरे सप्लायर ने जमा कर दिया होगा। अब उसकी मुझे क्रेडिट नहीं मिली बिकॉज टाइम लिमिट एक्सपायर कर गई। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया है, तो कम से कम जो कैलकुलेशन का जो कई बार मैंने उनके आर्गुमेंट सुने हैं कि अगर हम क्रेडिट अलाउ कर देंगे तो हमारे टैक्स रेवेन्यू पे इंपैक्ट आने। अरे आप टैक्स लेके बैठे हुए हैं, आपने तो कैटेगरी बना दी है कि ये टाइम लिमिट में मिलने वाली थी और ये टाइम लिमिट के बाहर नहीं मिलने वाली थी, पर टैक्स आपने ले लिया है। तो आपको एक ऐसी एमनेस्टी स्कीम जो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, जो रेगुलरली टैक्स कंप्लायंट हैं और जो डिफॉल्टर हो गए हैं, एक बार एक फिगर आप अराइव कर लीजिए। आप लाते हैं ना एमनेस्टी, सबका विश्वास, लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम, क्यों लेके आते हैं? क्यों इंटरेस्ट छोड़ देते हैं? क्यों पेनाल्टी छोड़ देते हैं? क्यों टैक्स का 30%, 40%, 50% लेते हैं? क्यों वहां पे टैक्स फॉरगो कर देते हैं? आप इसलिए फॉरगो करते हैं, गवर्नमेंट से मैं कहना चाह रहा हूं, आप इसलिए फॉरगो करते हैं कि आप चाहते हैं जितनी भी पुरानी लीगेसी है उसको हम खत्म कर दें और एक फ्रेश स्टार्ट करें। आप टैक्स का 30%, 50% लेते हैं, यानी टैक्स का भी कंपोनेंट छोड़ देते हैं। तो आप एमनेस्टी जब जीएसटी में लेके आ रहे हैं, इसमें ऐसा नया क्या है? जब आप एमनेस्टी लेके आ रहे हैं, आपने इनकम टैक्स में भी अनाउंस की, आपने एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में भी आपने अनाउंस की। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं ना, एक बार एक ऐसी स्कीम, पूरे सप्लाई चेन को टाइम लिमिट अलाउ कर दीजिए, एक टाइमलाइन सेट कर दीजिए, और फिर सबसे बोलिए जो जो डिफॉल्टर रहे हैं वो आ जाए, या जिनसे जो रह गया है वो करेक्ट कर लें, वन टाइम करेक्शन कर लें। तो मेरे हिसाब से वो स्कीम, वो एमनेस्टी स्कीम हमारे लिए रियल पर्पस सर्व करेगी। अदरवाइज आप इसी क्वेश्चन के कई मल्टीपल फोल्ड बना सकते हैं, जिसके आंसर उसी पे रहेंगे सुधीर भाई। एक ऐसी एमनेस्टी जो रियली एमनेस्टी प्रोवाइड करे। मेरा आपसे ये सहमति है आपके साथ कि एमनेस्टी स्कीम जो लाए सरकार, एक तो हाफ हार्टेडली नहीं लाए, और दूसरी बार एक बार डिक्लेयर कर दे कि ये आखिरी बार है। अब बार बार ऐसी स्कीमें लाते हैं तो जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसको गलत संदेश जाता है, और दूसरा आधी अधूरी स्कीमें लाते हैं तो किसी को फायदा नहीं होता। एक चीज आपने बताई थी अभी की, जो पुरानी एमनेस्टी स्कीम थी, नई एमनेस्टी स्कीम उससे बेटर आनी चाहिए। ये पूरे टैक्सेशन सिस्टम पे लागू होता है। इसके पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उससे एक बेटर टैक्सेशन सिस्टम आना चाहिए था। तो मैं बात करूंगा आपसे, अभी मैं आईटीसी पर ही हूं, क्योंकि मेरी जो समस्याएं हैं, डीलर्स की समस्या या हम टैक्स पेयर्स की, हम जनता की जो समस्याएं हैं, वो बैकबोन है आईटीसी, और जीएसटी में सबसे ज्यादा इसी बैकबोन को तोड़ा गया है, ये तो आप मानेंगे। तो दूसरी समस्या जो मेरी है कि वैट में इस तरह से होता था कि अगर किसी सेलर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आईटीसी रोक दी जाए परचेजर की। तो हमने एक उम्मीद की थी कि एक बेटर टैक्स सिस्टम आ रहा है, वो पहले वाले से बेटर होगा, पहले वाले से अच्छा होगा। लेकिन जीएसटी में भी ऐसा ही हो रहा है कि एक परचेजर पूरा टैक्स देके सेलर से कोई भी गुड्स खरीदता है या सर्विसेज लेता है, तो वो अगर वो सेलर टैक्स नहीं चुकाता है तो उसकी आईटीसी रोक दी जाती है। ठीक है, यहां तक आप मान सकते हैं कि सेलर कभी भी टैक्स नहीं चुकाता तो अल्टीमेटली परचेजर को बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल, पहला सवाल तो यही है कि इसका कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि किसी सेलर ने अगर 11 तारीख को रिटर्न नहीं भरा और 14th को भरा है, मान लीजिए 13th को भरा है, तो ऐसा कौन सा आसमान टूट जाता है कि उस महीने में इनपुट क्रेडिट परचेजर की रोक ली जाती है। तो ऐसे में परचेजर के पास ना तो कोई हथियार है, ना वो मालूम कर सकता है कि उसका सेलर रिटर्न भरता है या नहीं भरता है। तो हम एक बेटर कानून की तरफ जब जा रहे थे, तो मैं इसमें दो चीजें देखता हूं। पहली चीज तो है कि जिन लोगों ने ये कानून बनाया उनको ग्राउंड रियलिटीज पता नहीं थी, और दूसरा थोड़ा सा हाश है, स्पेशलाइजेशन की कमी थी। इस पॉइंट पे आप क्या कहेंगे? आईटीसी को जिस तरह से ये माना जाता है कि जो परचेजर है उससे उसका आईटीसी रोक लेना सबसे आसान उपाय है गवर्नमेंट के लिए, होना क्या चाहिए ये बताइए। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा जी।
जीएसटी लॉ को अगर आप देखें ना, तो लॉ तो प्रॉपरली बनाया गया था पर्टेनिंग टू दिस प्रोविजन, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब इस बात को समझाने के लिए मैं प्रोसेस बता दूं। जीएसटी में मैंने सेक्शन 37, 38, 39, 41, 42 की बात की मैंने। जी मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको माल सेल किया है आईजीएसटी इंटरस्टेट, मैं अपने GSTR 1 में चढ़ाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मान लीजिए मैंने नहीं चढ़ाया, मान लीजिए जूम कर लीजिए मैंने नहीं चढ़ाया, तो आपके 2A में नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? आप उस क्रेडिट को ले लेंगे, प्रोविजनल क्रेडिट। GSTR 2 जब आप फाइल करेंगे तब आप उस क्रेडिट को ले लेंगे, उसको प्रोविजनल क्रेडिट कहा जाता है। जब आपने क्रेडिट ले ली तो वो मेरे लिए, सप्लायर के लिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा GSTR 1A में, और वो ये दिखाएगा कि बिमल आपकी इनवॉइस पे बायर ने क्रेडिट ले ली है और आपने अपने आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिखाया। तो सप्लायर को आइदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा जब वो GSTR 3 फाइल करेगा। तो ये सिस्टम इन्वेसास था, ये सेक्शन की जो बात, अगर ये ऑटोमेटेड सिस्टम इंप्लीमेंट होता। GSTR 2 और 3 जुलाई 17 से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। GSTR 2A जो जुलाई 17 से आना था, वो आया ही सम टाइम बिगनिंग ऑफ 2019। लॉ तो कहता था आना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए था, अब नहीं आया। अब मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, मैंने आपको माल बेचा और आपने मुझे पैसे दे दिए हैं और मैंने आगे जमा नहीं कराए, जिसकी आपने अभी बात कही सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C की। डिफॉल्टर तो मैं हूं, सप्लायर है, बायर की क्या गलती? और बायर को बेचारे को मालूम कहां था कि ये सप्लायर पैसा लेने के बाद जमा नहीं कर रहा। अगर आपने GSTR 2A जुलाई 17 से इंप्लीमेंट कर दिया होता और ये रिटर्न सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं अगर ये इंप्लीमेंट हो गया होता, तो हम दोनों की बारीकियां इन रिटर्न में पकड़ी जाती और करेक्शन वहीं पे हो जाता, करेक्शन वहीं पे हो जाता। तो ये किसने इंप्लीमेंट नहीं किया? टैक्स पेयर ने, टैक्स प्रोफेशनल ने। गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई बिकॉज सो कॉल्ड GST नेटवर्क एक्ट में प्रोविजन था, पर आप इंप्लीमेंट, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। अब आप बताइए, बायर और रिसिपिएंट की क्रेडिट आप इसलिए डिनाई करना चाह रहे हैं कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए उस बायर की क्या गलती है? उसे तो मालूम ही नहीं था, इवन टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं मालूम था जब तक कि GSTR 2A नहीं आया था, उसके बाद ही तो मालूम पड़ा। तो जिसको आपको जुलाई 17 में लाना था, जिसको आप जनवरी फरवरी 2019 में लेके आ रहे हैं, उस पीरियड के लिए आप कैसे पेनलाइज कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक लीगल मैक्सिम है सुधीर भाई, और वो लीगल मैक्सिम बोलती है लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया। यू कैन नॉट कंपेल ए पर्सन टू डू समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। बायर को नहीं मालूम था, बायर के पास कोई मशीनरी प्रोविजन नहीं था, बायर के पास वो रिटर्न 2A जो आना चाहिए था एज पर GST लॉ वो नहीं था। तो बायर को तो मालूम ही नहीं था कि इवन आफ्टर कलेक्टिंग द टैक्स सप्लायर जमा नहीं कर रहा। आप कैसे उसको पेनलाइज कर सकते हैं? थर्ड आर्गुमेंट लू, सिमिलर केस हैज गॉन टू मद्रास हाई कोर्ट मदुराई बेंच, DY बेथल इंटरप्राइजेस। उसमें यही था कि बायर से कहा ये क्रेडिट तुझे नहीं मिलेगी, ये तेरे सप्लायर ने जमा नहीं कराया, ये तुझे नहीं मिलेगी, ये जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो, पेनाल्टी जमा करो। मैंने अभी जो आर्गुमेंट आपके सामने लिए ना सुधीर भाई, सेम आर्गुमेंट उस रिट पिटीशन में लिए गए थे, और कोर्ट ने ये कहा दोनों को रजिस्ट्रेशन, सप्लायर को और रिसिपिएंट को GST डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट दोनों को जानता है। अगर डिपार्टमेंट ये जानता है कि सप्लायर डिफॉल्टर है, तो पहले वो सप्लायर का इन्वेस्टिगेशन करे, सप्लायर से टैक्स कलेक्शन करने की बात करे,
सीधे ही रिसिपिएंट के पास कि तुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी, इस प्रोविजन के लिए मैं फिर आपसे बोलूंगा कि आप प्री जीएसटी की भी कुछ बात कर रहे थे मेरे से। प्री जीएसटी में सेटल लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है के इंडस्ट्रीज, जहां सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सैनवेट के रूप में मिलती थी। सेम इशू था। फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर कैन यू डिनाई क्रेडिट फॉर द बायर? अपेक्स कोर्ट हैज सेड नो वे पॉसिबल। वैट में सारे हाई कोर्ट का जजमेंट है, इवन दिल्ली हाई कोर्ट इन दिल्ली वैट अराइज इंडिया। You can't deny credit for the buyer for the fault of supplier. SLP फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, SLP got dismissed, मेरिट पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, पर मैक्सिमम हाई कोर्ट एक्सेप्ट बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉन्ट्ररी जजमेंट दिया हुआ था। लेकिन मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये ऑटोमाइज रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट किया होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुधीर भाई, आपने एक और चीज कही कि अगर सप्लायर ने अगर 11 की बजाय 14 को अपना रिटर्न भरा और बायर उसकी क्रेडिट ले ले। सर, प्रोविजनल क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए तो जीएसटीआर 1, 2A, 2, 1A एंड 3 इन्वेसाज किया गया था। थॉट प्रोसेस वही था, माइंड में यही था कि मान लीजिए किसी सप्लायर ने अपनी इनवॉइस बाई 11 तक नहीं दिखाई, रिटर्न नहीं भरा जीएसटीआर 1, पर आपने चारों कंडीशन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की सेटिस्फाइड कर दी हैं, आप क्रेडिट ले लीजिए। वो आपके, जब आप क्रेडिट लेंगे तो एक मिसमैच खड़ा हो जाएगा कि आपने क्रेडिट ले ली है और मैंने आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिखाया, तो वो प्रोविजनल क्रेडिट कहलाएगी आपके लिए। जब तक कि मैं उसको पे ना करूं तो वो आपको मालूम भी पड़ जाएगा कि जिस पे आपने क्रेडिट ली है वो 2A में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जीएसटीआर 1 नहीं भरा या अपना 3B में टैक्स पे नहीं किया। आपको मालूम पड़ जाएगा एज ए रिसिपिएंट। आप क्रेडिट ले लीजिए और क्रेडिट लेने के बाद आप जब मुझे भेजेंगे तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब सप्लायर को ये मानना पड़ेगा कि मेरी लायबिलिटी है। तो यानी कम्युनिकेशन चैनल हमने सेट किया था 10 से लेके 20 के बीच, लेकिन हमने उस सिस्टम को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। तो अगर हम कहें कि लॉ में कमियां रह गई, मैं कहूंगा लॉ में तो प्रॉपरली ऑटोमाइज्ड बनाया गया था, लेकिन कमियां कहां रह गई मालूम है? इम्प्लीमेंटेशन करने में। उसको एक कहते हैं ना, हमने एक पिक्चर ड्रॉ की, लेकिन पिक्चर तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उसको पिक्चर को उसी शेप में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। अब आप उसको तोड़ मरोड़ करके करते रहिए तो वो गिरेगा, बिखरेगा, और यही सिनारियो है। तो मेरे हिसाब से तो ये है, और मैंने आपके दोनों क्वेश्चन का आई एम श्योर मेरे सारे पार्टिसिपेंट जो अभी वॉच कर रहे होंगे मेरे से सहमत होंगे कि ये सिस्टम की खामियां हैं। लॉ में तो प्रोविजन था। दैट्स व्हाट माय सबमिशन ऑन योर पॉइंट। दो चीज मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो ये होता है कि डीलर्स को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि लॉ क्या बना और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ। वो तो एक ही चीज समझता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो एक मेरा सवाल था जो इसमें रह गया, वो ये था कि 11 तारीख को जीएसटीआर 1 नहीं भरा और वो 14 तारीख को भर देता है। इस केस में ऐसा नहीं है कि उसने टैक्स नहीं चुकाया है। सरकार क्या चाहती है कि 2 दिन अगर उसका एक पर्टिकुलर रिटर्न लेट हो गया जिसका टैक्स उसको 20 तारीख को भरना है, तो क्या फर्क पड़ता है? ये सब चीजें अब जितना कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाएंगे उतना ही इसका पालन करना मुश्किल होगा, और जितना पालन करना मुश्किल होगा उतनी इसकी सफलता दूर होती जाएगी। तो ये 11 और 14 का जो फर्क है, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेलर ने टैक्स ही नहीं चुकाया, बस उसका रिटर्न 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए परचेजर को? वो क्लेम कर ले उसकी क्रेडिट? मेरे हिसाब से 100% कर ले, 100% क्लेम कर ले, 100% कर ले। आपको सिर्फ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की जो 4 कंडीशन है, लेकिन अब जो नया कंडीशन आ रही है सब क्लॉज डबल है सुधीर भाई, जो यूनियन बजट 2021 में अनाउंस्ड हुई है,
अब अवेलिंग क्रेडिट के लिए एक 5वीं कंडीशन डाल दी गई है। 5वीं कंडीशन क्या है सुधीर भाई? कि जिस इनवॉइस और डेबिट नोट पे आप क्रेडिट ले रहे हैं एज ए बायर, वो इनवॉइस मैंने अपने GSTR 1 में फर्निश कर दी हो, जो 5वीं कंडीशन है जी। यानी जो आपकी 2A में आ गई हो। अब ये प्रोविजन डाला गया है एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय सप्लायर टू द रिसिपिएंट। ये प्रोविजन पहले नहीं था। ये जो क्लॉज है प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, येट टू बी नोटिफाइड, अभी नोटिफाई नहीं हुआ। तो यानी अब गवर्नमेंट ये कह रही है बिमल मैं क्रेडिट आपको तभी दूंगा, बायर को क्रेडिट तभी दूंगा जब सप्लायर GSTR 1 में डाल दे और वो आपके 2A में आ जाए। तो मैं तो बार बार अभी कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये अभी जो क्रेडिट हम लेते हैं 2A 2B के बेसिस पे, उसका कोई रिलेवेंस है क्या? मैंने कई अपने वेबिनार में कहा है, मेरे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। नो रिलेवेंस ऑफ 2A और 2B जो रूल के जरिए आया है। एक्ट में आपने पहली बार प्रोविजन डाला है 5वां कंडीशन कि सप्लायर अपने GSTR 1 में डालेगा जो आपके 2A में आना चाहिए। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम द सप्लायर टू द रिसिपिएंट, और एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जिसमें अगर मान लीजिए अगर उसने अपने GSTR 1 में नहीं चढ़ाया तो बायर कम्युनिकेट कर सकता है सप्लायर से। तो एज ए वे फॉरवर्ड हम जिस लाइन पे वर्क कर रहे हैं, अब गवर्नमेंट इसको थोड़ा ऑटोमाइज्ड करना चाह रही है। ऑटोमाइज्ड तो एक नो योर सप्लायर एक कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंस लेने वाला है। तो 11 से 14 की जो बात आपने की बिल्कुल इंप्लीमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सिस्टम को स्ट्रेंथन तो कीजिए। सिस्टम को मालूम तो पड़ना, सिस्टम टैक्स पेयर को बताए कि कौन नॉन कॉम्प्लायंट है, कौन टाइमली बेसिस पे नहीं भर रहा। सी देखिए धीमे एक कैलिब्रेटेड अप्रोच होता है, हर चीज में एक प्रोग्रेसिव अप्रोच होता है। आप प्रोग्रेसिव वे में चीजों को बनाते हैं, पहले आप ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। आप पहले से ही अपना विजन बना लें 18th फ्लोर का, नीचे आपने कुछ बनाया ही नहीं तो नहीं सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब तक के सब क्लॉज AA सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का जो अभी फाइनेंस एक्ट 2021 में नोटिफाई होना है, तब तक तो मैं बहुत श्योर हूं कि 2A 2B का कोई लेना देना नहीं है। एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर हम प्रोफेशनल्स जिस तरह की बात करते हैं कि ये चीज एक्ट में है, ये रूल्स में है, रूल्स ने एक्ट को ओवर रूल किया है। कुछ डीलर्स होते हैं जो मेरे डीलर्स हैं, उनको ये सब पता नहीं होता है। तो मेरा एक सवाल है उससे लेके कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स में ये कहा गया था कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होगा। तो इसी से जुड़ा एक बहुत आम सवाल है कि जब गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसको कई जगह रोक लिया जाता है और छोटी छोटी तकनीकी गलतियां होती है, उनके कारण माल रुक जाता है, उनको नोटिस दिया जाता है। अब उस जगह पे प्रैक्टिकली आप देखें तो होता क्या है कि एक ऑफिसर होता है, 2-3 उसके स्टाफ होते हैं, लेकिन असेसी की तरफ से कोई नहीं होता है। उसके 1000 किलोमीटर दूर पे वो एक ड्राइवर होता है, वो उसको इन्फॉर्म करता है कि आपका माल रोक लिया गया है, ये कारण बता रहे हैं। और उस असेसी को अपना पक्ष रखने के लिए वहां कुछ नहीं होता है, ऑफिसर्स उससे बात नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको मैं। और फिर उसको नोटिस दे दिया जाता है, फिर वो इस प्रोसीजर में उलझ जाता है। मान लीजिए 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज ओन बिजनेस प्लेस। एक प्रैक्टिकल समस्या है ये, लॉ में इसके कुछ हल दिए जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं कि इसका सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि जो गाड़ी रोकता है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम सरकार डेवलप करे कि वो उस डीलर से बात कर सके, वो उसको बता सके कि उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की है। अब उस गाड़ी को 8 से 10 घंटे तक रोक लिया जाता है, वो ड्राइवर हरेस होता है, फिर वो उस डीलर को अपने बिजनेस प्लेस से 1000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक्सप्लेन करने के लिए कि हुआ क्या है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सब करने के बाद भी उसको एक नोटिस तो पहले ही दे दिया जाता है, फिर उसको पेनल्टी लगा दी जाती है। एक सिस्टम है जिसमें बहुत छोटी गलतियां भी
कई बार बहुत बड़ी बन जाती है और डीलर एक ऐसा है होता है, ना तो उसका प्रोफेशनल जो सलाहकार है वो कोई मदद कर सकता है। तो आपने कभी कल्पना की थी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सरलीकरण के लिए लाया गया था उसमें कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होंगी जो इसके पहले वैट में भी चल रही थी, वहां भी लोग इन्हीं लोग चीजों को लेके परेशान थे। इस बारे में आप, ये सवाल नहीं है, इस बारे में आप सरकार को क्या सलाह देंगे? एक सिंपल सलाह दूंगा कि आप लॉ बनाइए, पर लॉ ऐसा मत बनाइए कि सभी टैक्स पेयर चोर है। ऐसा लॉ मत बनाइए। हाँ, आप लॉ बना रहे हैं, आपके माइंड में ये है कि हम टैक्स इवेजन को रोकना चाहते हैं। उस लॉ को तो आपने बना दिया कि आप टैक्स इवेजन को रोकना चाहते हैं, बट आप जब उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो बेचारा जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे और जिसके बारे में मैं इतने दिनों से बात कर रहा हूं, हम सब बात कर रहे हैं, चैट बॉक्स में भी हम सब यही कह रहे हैं, हम सब एग्री कर रहे हैं कि आप ऐसा लॉ बनाइए जिसमें टैक्स इवेजन को आप चेक कीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्लरिकल एरर हो गया, मेरे से डेट गलत पड़ गई, HSN गलत हो गया, क्लासिफिकेशन गलत हो गया, एक दिन पहले ईबे बिल जनरेट हुआ, इनवॉइस नेक्स्ट डे हो गया, कुछ आपने इन क्लरिकल जो प्रॉब्लम है, आपने ईबे बिल डाला क्यों? गवर्नमेंट का क्या कहना है? हमने ईबे बिल इसलिए डाला, टैक्स इवेजन बहुत हो रहा था, इसको रोकने के लिए। प्री GST में भी ये ऐसा नहीं है, ब्लैक शिप आपको किसी भी कंसर्न सेक्टर को उठा लीजिए, आपको जरूर मिलेंगे, पर क्या उन ब्लैक शिप जो 1% 2% है उनको ध्यान में रखते हुए हमको 98% लोगों को परेशान करना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, जो हमसे कहा गया कि सीमलेस मूवमेंट होगा, सीमलेस मूवमेंट। अब ईबे बिल में अगर आप लिटिगेशन देखें तो एक बार के लिए ऐसा लगता है ये रेप्लिका है प्री GST का। वो रोड पे बैठ गया है, पकड़ लिया उसने सामान, मेरा माल मुंबई से नोएडा के लिए चला और उसने MP के किसी रिमोट इलाके में पकड़ लिया, और वो MP के SGST ऑफिशियल्स है जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा जुरिडिक्शनल ऑफिसर नहीं है, बट वो वहां बैठा रहेगा, अकड़ के बैठा रहेगा, बोला पहले जमा कराओ, फिर अरे तुझे जमा क्यों कराऊं, तू मेरा मैटर है, मेरे मुंबई महाराष्ट्र के जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेज दे या फिर मेरे यूपी के जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेज दे, जहां जाके हम रिप्रेजेंट कर पाए। वहां पे आप मांगो ना मुझसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, जो आपको मैं डिफेंड कर पाऊंगा ना। लेकिन जहां पे MP इंदौर में एक रिमोट लोकेशन पे आपने ड्राइवर को पकड़ लिया, ड्राइवर को क्या मालूम टैक्स इनवॉइस क्या होता है, HSN कोड क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रेट क्या होती है, डेट मिसमैच होने से क्या, उस ड्राइवर को नहीं मालूम, और आप उसको नोटिस दे देते हो, उससे ही आंसर लिखवाते हो, बोल तुझे कुछ नहीं मालूम, और उसी को ऑर्डर दे देते हो आप। अब बेचारा जो टैक्स पेयर मुंबई में बैठा है या यूपी में बैठा है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट प्रॉपर्ली। इज इट नॉट अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस? सर, वन नेशन वन टैक्स की एक थ्योरी बनाई गई थी, हमने बहुत प्रमोट किया है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। कई बार कई लोग, सुधीर भाई मुझे क्या लगता है, मैंने ट्विटर पे ही देखा, आपने एक ट्वीट किया था कि बिमल जी आपकी क्या राय है। लोग राय देने में ना कमी नहीं करते, और उस राय में मैं एक बंदे का कमेंट पढ़ रहा था, किसी ने बिना बैकग्राउंड देखे हुए, बिमल जी आंसर नहीं देंगे, बिमल जी बीजेपी की है, उन्हें ट्विटर पे डाल दिया। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये वाली बात बोलनी पड़ रही है, सर आप ऐसी बातें लिखने से पहले 4 बार सोचिए, पिछला बैकग्राउंड तो देखिए, पिछला बैकग्राउंड देखिए। आपने अगर एक ट्वीट सुधीर हालाकांडी जी ने डाला और उन्होंने बिमल जी से पूछा, आप अपना एक्सपर्ट कमेंट पहले ही डाल देते हैं कि बिमल जी आंसर नहीं देंगे, बीजेपी से हैं। सर आज का प्रोग्राम आप लोगों के सामने हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपका आंसर आ गया था। सर वो टाइमिंग होती है ना, मैं एकदम ट्विटर पे या व्हाट्सएप पे या इस पे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन रिग्रेट नहीं आया। लेकिन नहीं, देखिए क्या होता है, जिस बंदे ने एलिगेशन लगाया
उसने एक रिग्रेट का वर्ड नहीं डाला कि मेरे से गलती हो गई। तो अब आप सोचिए, हम प्रोफेशनल में इन चीजों की कमी है। पहले तो हमें एजुकेट होना है, पहले हमें समझना है सही क्या है और गलत क्या है। और मैंने ये पॉइंट इसलिए नहीं उठाया कि मैं अपनी, आपकी अपनी राय हो सकती है किसी भी मैटर पे, बट आप अपनी राय दूसरों पे मत थोपिए। सही है। तो अब आपने मुझसे आंसर मांगा कि इसमें क्या करना चाहिए, तो सुधीर भाई मेरी एक ही चीज है, हम ना आईटी से भी हो गए हैं। आजकल हियरिंग वर्चुअल मोड पे होती है, वीसीएम के जरिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वीसीएम के जरिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं और 10 हाई कोर्ट में अपीयर हो सकता हूं दिल्ली में बैठ के। तो ये वीसीएम का मेथड इसके लिए क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? जो इंदौर में जिसने गाड़ी मेरी रोकी, मुझे वीसीएम दे, मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना पॉइंट उसको, और उसकी भी काउंटर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि वो मेरी बात सुनने, क्योंकि जब आप बीसीएम करते हैं तो एक रिकॉर्ड बन जाता है आपके पास। कल आप हायर अप कोर्ट में जाएं, आपने अपनी बात रखी और आपकी बात मान लीजिए उस लोएस्ट ऑफिसर ने नहीं मानी, पर आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। जब हायर अप पे आप जाएंगे तो आप कहेंगे सर मैंने ये वाली बात समझाई थी इस बंदे को, ये बंदा सुनने को ही तैयार। उसके लिए पेनाल्टी फिक्स कीजिए। जैसे आप क्रेडिट रेटिंग सिस्टम टैक्स पेयर के लिए करना चाहते हैं, ऐसे क्रेडिट रेटिंग सिस्टम टैक्स ऑफिसर के लिए कीजिए जो लॉ को प्रॉपर इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाह रहे। आप पैरेलल, कई बार हम बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड, ऐसे ही टैक्सेशन सिस्टम में कुछ लोग आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ ऑफिसर बहुत अच्छे मिलेंगे, और कुछ ऑफिसर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बस उनकी एक अपनी अलग बुक है, उस बुक के बियॉन्ड वो कुछ नहीं पढ़ सकते। तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए। मेरी यही सबमिशन होगी। वीसीएम दीजिए ना। आज पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, ऑटोमाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर मेरा 29 स्टेट में अगर रजिस्ट्रेशन है और हर स्टेट में ये प्रॉब्लम आने लगी, तो मैं बिजनेस करूंगा, ये इनको सॉल्व करूंगा। तो होपफुली मैंने आंसर दिया है आपको कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें वर्चुअली हम अपनी बात रखें और उस ऑफिसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि यस, इतना सुनने के बाद भी अगर उसने नहीं मानी है तो वो स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये मेरी ये भी हो सकती है कि वो जो प्लेटफॉर्म हो जिसपे डीलर बात करे उस ऑफिसर से जिसने गुड्स को रोका है, वो ऑफिशियल चैनल हो। बिल्कुल, जो भी बात दोनों के बीच हो रही है वो रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद बहुत सी समस्याएं हल हो सकती है इस बारे में। अगर मुझे आप 1 मिनट और दें सुधीर भाई। जी। आज की डेट में सर्च, सीजर, इंस्पेक्शन, अरेस्ट कितना हो रहा है। अभी देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था परमवीर सिंह सैनी, उस केस में कोर्ट ने कहा जितनी भी इंट्रोगेशन एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग डीआरआई, पुलिस जो इंट्रोगेशन करती है, वो अपने यहां सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करे। हम उनकी प्रोसीडिंग्स देखना चाहते हैं। सी, एक हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। मेरी फंडामेंटल राइट को आप इंक्रोच कर रहे हैं। आप बिजनेस को कंटिन्यू, आर्टिकल 19(1)G में जाइए, आप बिजनेस को हैम्पर कर रहे हैं। ये फिक्सअप होना चाहिए। सी, आपको मीडियम चाहिए ना, आप ये चाहते हैं मुझे आंसर मिले मेरे क्वेरी का। किसने कहा है बिमल जैन दिल्ली से चल के इंदौर आएगा आपके लिए? कल आपके केरला में हो जाएगा, मुझे तो केरलाइट लैंग्वेज आती नहीं है, तो मैं केरला जाऊंगा, फिर तमिलनाडु जाऊंगा, फिर गोवा जाऊंगा, फिर तो मैं भागता ही फिरूंगा। फिर मैं, आप कीजिए ना जीएसटी लॉ, एक आईटी सेवी लॉ है, आप बीसीएम फिक्स कीजिए, ऑथोराइज बीसीएम फिक्स कीजिए, बात कीजिए, मुझे मेरा पॉइंट रखने का मौका दिए। उस ड्राइवर से क्या पूछ रहे हैं? उसे नहीं मालूम एचएसएन क्या होता है, उसे नहीं मालूम क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसे नहीं मालूम रेट क्या होता है। तो मैंने एक सजेशन जो दिया है, आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट्स वॉच कर रहे हैं, आई एम श्योर आप मेरी बात से सहमत होंगे। सही में आपने जो सुझाव दिया है, अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो आप इसको दूसरा ये कह सकते हैं कि डीलर को जाना तो पड़ता ही है। अगर आप उसका ट्रक 4 दिन तक रोक के रखते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जाए। तो एक तरह से आप इसको जंगल राज कह सकते हैं।
अगर आपने जो बताया है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो आप किसी भी तरह से इसको सिंप्लीफिकेशन का कोई पार्ट नहीं कह सकते। और एक अजीब सा कानून है, किसी भी आदमी को कहीं भी रोक लिया। कई बार तो ऐसा होता है 2 स्टेट्स के बीच में जब गुड्स जाता है तो 3 या 4 स्टेट पार करने पड़ते हैं। एक और सवाल है मेरा, ये एक्सपोर्ट के संबंध में है मेरा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो एक्सपोर्ट होता है, जिसमें शुरुआत में हमने देखा था कि रिफंड को लेके बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको डील किया गया, और उसके बाद हुआ ये कि जो आईजीएसटी के जरिए जो रिफंड होता है, आईजीएसटी के पेमेंट के जरिए जो रिफंड होता है, वो तो बहुत आसानी से आ जाता है। एक इन्वर्टेड ड्यूटी वाले रिफंड में लोगों को दिक्कत आ रही है, और एक दूसरा होता है जो लोग एलयूटी देने के बाद रिफंड देते हैं, उसमें भी उनको समस्याएं आ रही है। लेकिन वो समस्याएं प्रैक्टिकल समस्याएं हैं, उसको तो इसमें एक चीज है कि जब आप एलयूटी के जरिए गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और अपना रिफंड मांगते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स का आपको रिफंड नहीं मिलता है। हो सकता है लॉजिकल हो ये, ठीक है। तो फिर आपने एक दूसरा रास्ता खोल दिया कि अगर कोई आईजीएसटी का पेमेंट करता है तो उसको कैपिटल गुड्स का भी रिफंड मिल जाता है। तो फिर आप कानून किस तरह का बनाना चाहते हैं? एक ही आदमी के लिए अगर वो एक रास्ते से जाता है तो उसके लिए दूसरा कानून है, और अगर वो दूसरे रास्ते से जाता है तो उसके लिए एक और कानून है जो उसको कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाता है। आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता होगी इस तरह का कानून बनाने के पीछे? क्या लॉजिक होगा और क्यों बनाया गया होगा इस तरह का कानून? विमल सर। मेरा आंसर क्यों के ऊपर है, क्यों बनाया गया होगा। देखिए, रूल मेकिंग जो पावर है ना जी, वो आपने दे दी है ब्यूरोक्रेट के हाथ में। जी, एंड सॉरी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलना पड़ रहा है। अगर मैं जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा हूं, मुझे 2 ऑप्शन आपने दिए हैं, एक एलयूटी वाला ऑप्शन विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक विदाउट एलयूटी विद द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। जब मैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी फॉलो करता हूं तो आप कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है उसका रिफंड मुझे नहीं देते। रूल में बात कर रहा है, रूल के अंदर। और जब आईजीएसटी पे करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरी जितनी क्रेडिट है परटेनिंग टू इनपुट, इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, तीनों को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। तो डिस्पैरिटी है। सुधीर भाई, अगर आप ने मेरा 2017 का कभी जीरो रेटेड और एक्सपोर्ट का वीडियो देखा हो, और मैं आप सभी अटेंडीज से बोलूंगा, आप मेरा कभी अगर 2017 का वीडियो जीरो रेटेड एक्सपोर्ट का देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 2017 से उठाया हुआ है। जी, इवन जब मॉडल जीएसटी लॉ पब्लिक डोमेन पे आया था, तब भी मैंने उनसे कहा था कि देखिए सर, ये जो आप प्रोविजन लेके आए हैं और जो मॉडल जीएसटी लॉ था, इसमें मिसमैच है। आप क्यों नहीं देना चाहते, इसको जस्टिफाई कीजिए। ऐसा क्या है कि कैपिटल गुड्स का रिफंड मुझे विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑप्शन में नहीं मिलेगा? मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्यों, तो मेरी समझ में नहीं आया। तो मैं आपसे एक ही चीज सुधीर भाई बोलूंगा और आप सभी से बोलूंगा, अगर आप लोगों को कभी मौका लगे तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए आपके पास, उनसे पूछेगा सर, मैं बड़ा नादान बच्चा हूं, मुझे नहीं मालूम जीएसटी लॉ, बट समझना चाहता हूं मैं आपसे, आप मुझे ये बताइए कि ये कैपिटल गुड्स का जो रिफंड है वो आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी रूट में क्यों नहीं दिया? क्या आपके माइंड में था? आपने ऐसा क्यों, यानी अगर उसकी डोमेस्टिक लाइबिलिटी ना हो तो वो क्रेडिट तो एक्यूमुलेट करता रहेगा। अगर मान लीजिए वो 100% एक्सपोर्टर है, उसका क्रेडिट आपने ब्लॉक कर दिया, उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं हो गया। और वर्किंग और एक्सपोर्ट कम्युनिटी के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं तो चाहता हूं मेरी बात पहुंचे उनके कान तक। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और जो 100% एक्सपोर्टर है, अगर उसने एलयूटी रूट ऑप्ट कर लिया, तो आप कह रहे हैं मैं कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं दूंगा, वो एक्यूमुलेट करता रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल चोक्ड। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी नीड होती है बिजनेस की। और अभी एक चीज और टच कर दो सुधीर भाई, इस यूनियन बजट में एक और चेंज ये लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं मालूम है?
अब जो IGST का जो ऑप्शन है, IGST का ऑप्शन अब सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, ओनली टू नोटिफाइड सप्लायर या नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, यानी IGST का ऑप्शन वो कर्टेल करने वाले हैं। कर्टेल करने का मतलब आप LUT रूट में आ जाएंगे और फिर आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा। क्या ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा? एक तरफ तो हम कहते हैं हमें चाइना से कॉम्पीट करना है, हमें मेक इन इंडिया बनाना है, वोकल फॉर लोकल, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, पर टैक्सेशन पॉलिसी आपकी सिंक ही नहीं है, उनकी लिंकेज ही नहीं है। एक तरफ हम कुछ ना कुछ हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कई बार हमारे देश में अभी ऐसी सिचुएशन हो गई, कई बार डर लगता है बोलने में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये वाली बात बोलें, कई बार डर लगता है बोलने में कि हम बोलेंगे तो पता नहीं कल कौन क्या कैसे एक्शन लेगा, क्योंकि कई चीजें हम देख रहे हो। सर, हमारी जो बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, ऐसी बात कह रहा हूं जो मेरे देश की एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। आप गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी सिंक कीजिए ना, जिससे रियल एक्सपोर्ट कम्युनिटी को बेनिफिट हो, फायदा हो, उसकी बात सुनिए। पहले तो उस बेचारे को रिफंड टाइमली नहीं मिलता, दूसरी बात आप कैपिटल गुड्स पे से रिफंड नहीं देना चाहते, फिर तीसरी बात आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं तू एक्सपोर्ट कर, तुझे एक्सपोर्ट में स्टेटस मिलने वाला है। करेगा कैसे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूं। सो आई होप, मैं अगेन आई एम श्योर मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स जो देख रहे होंगे वो मेरे से एग्री करेंगे। आयरनी मैं यही विश कर सकता हूं, ये मेरी भी चाहत है सुधीर भाई, आपकी तरह, क्योंकि आप करदाता की पोजीशन में बैठे हैं। मैं भी करदाता की तरफ से कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सुनिए, कोई सुने मेरी आवाज और कुछ करेक्शन लेके आए, जिसके लिए आज हम गुरु पूर्णिमा के दिन इतना बड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। जी, एक और मुद्दा है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कुछ इनोवेटिव प्रोविजन से उनसे जुड़ा हुआ है, वो है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बहुत जोर शोर से लाया गया था। ये 1 जुलाई को जब कानून लागू हुआ, बहुत से वेबिनार हुए थे, सरकार की तरफ से समझाया गया था कि ये क्यों जरूरी है। अनरजिस्टर्ड डीलर से आप अगर परचेज करते हैं, इन दैट केस यू हैव टू पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। ओके, समझा दिया गया लोगों को कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदेंगे तो आपको RCM पे करना है। फिर 13 अक्टूबर एक दिन ऐसा आया जब ये हटा लिया गया। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। मैं इसको दो तरह से बांटता हूं। एक RCM वो है जो फाइनेंशियल इफेक्ट जिसके होते हैं, जिसमें सरकार को टैक्स मिलता है। मान लीजिए कोई एग्जम्प्टेड गुड्स बनाता है, इस केस में गवर्नमेंट को इस पे टैक्स मिल जाता है, लेकिन जिसका कोई फाइनेंशियल इफेक्ट ही नहीं है। जैसे RCM आपका बना 50,000 रुपया और आप उस महीने में टैक्स का पेमेंट ही 10 लाख रुपया कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे थे जो 1 जुलाई से लेकर 13 अक्टूबर तक इसका पालन नहीं कर पाए। और अब जब असेसमेंट्स होंगे तो उन पे डिमांड्स खड़ी की जाएगी RCM की। तो सरकार एक ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं ला सकती इस वक्त? या तो इसको हटाना नहीं था, और हटाया तो फिर इसको रेट्रोस्पेक्टिव हटाना चाहिए। जो चीज खराब थी 13 अक्टूबर को, वो 1 जुलाई को भी खराब ही थी। लेकिन ये बनाते वक्त मैं फिर कहता हूं कि ग्राउंड रियलिटीज मालूम नहीं थी। कई बार मैं बताता हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अगर सुधारना है तो सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनकी मदद ली जानी चाहिए। तो कई लोग कहते हैं क्या उनको एम्प्लॉय कर लिया जाए। जिस दिन आपने उनको एम्प्लॉय कर दिया वो अपना काम भूल जाएंगे, वो भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह अभी हो रहा है। तो एक मेरा सवाल है कि सरकार या तो उस RCM को माफ कर दे, क्योंकि उससे फर्क तो कोई पड़ना नहीं था, लेकिन अब अगर डिमांड्स निकलेगी तो डीलर्स पे वो बोझ होगा। तो दो चीज है मेरी कि एक तो RCM के पीछे थ्योरी क्या थी, पहला। दूसरा है कि जब इसको हटा लिया गया तो रेट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं हटाया गया। और तीसरा मैं एक्सपोर्टर्स के लिए कहता हूँ कि एक्सपोर्टर्स को भी अभी RCM का पेमेंट करना पड़ता है, और पहले से उनकी क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रही है, उनको रिफंड मिलने वाला है, फिर उनका जो RCM होता है वो और जाके जुड़ जाता है उसमें। ये 3 मुद्दे हैं मेरे, जिस पर ये मेरे डीलर्स के मुद्दे हैं तीनों। आप अपनी राय दीजिए सर। और साथ साथ आपको ये करना है कि आपको
कानून निर्माताओं को भी राय देनी है कि उनको क्या करना चाहिए जो जस्टिस हो। जी सर। सुधीर भाई, आपने कहा मेरे डीलर के, पहले मैं करेक्ट कर दूं, हमारे डीलर। हमारे डीलर है सर। कई बार हम जिस पोजीशन पे बैठ जाते हैं वैसे ही साउंड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भी उन्हीं डीलर के रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा हूं, जी सर। पहली बात। दूसरी बात, आरसीएम जो रेवेन्यू न्यूट्रल है, आपने कहा जी। वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल है। अगर कोई एग्जिम्प्टेड सेक्टर है तो वहां रेवेन्यू न्यूट्रल की बात नहीं हुई। तो पहले हमें समझना पड़ेगा, आरसीएम की दो कैटेगरी बनी। रेवेन्यू न्यूट्रल का आर्गुमेंट सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए तो हो सकता है, बट एग्जिम्प्टेड सेक्टर के लिए नहीं हो सकता। तो आप इस एस्पेक्ट को समझ लीजिए। नहीं, मैं जिन डीलर्स की बात कर रहा हूँ वो वही डीलर्स है जिनका टैक्स जो बन रहा था। सुधीर भाई, कोई इशू नहीं। अभी तो हमारे अटेंडीज अगर समझना चाहते हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा, अगर हम ब्रॉडली किसी पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं तो उस पॉइंटर्स में क्या क्या बातें हैं। जी जी। अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रहे हैं तो मैं तो अपने आंसर में कह रहा हूं कि उसके लिए रेवेन्यू न्यूट्रल है, मैं तो कह ही रहा हूं इस बात को। बट आरसीएम के बारे में मैंने कैटेगरी सेट कर दी, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए रेवेन्यू न्यूट्रल है, बट एग्जिम्प्टेड सेक्टर के लिए नहीं है। अब मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पे कि 1 जुलाई 2017 से लेके 13 अक्टूबर 2017 तक ये लॉ क्यों लाया गया। मेरी जब बातचीत होती थी इनसे तो ये ऐसा कहते थे, बिमल जी, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जब हम नॉन रजिस्टर से परचेज करते हैं तो कई बार हम कई ट्रांजैक्शन आर्टिफिशियली बुक्स में डालते हैं। मैं आज आपसे इन माय पर्सनल ओपिनियन, जो मेरा डिस्कशन हुआ विदाउट नेमिंग एनीवन, तो हम उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैप्चर करना चाहते हैं। आपने जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं अपनी पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाता हूं। एक होता है कि एक्चुअल जेन्युइन एक्सपेंस जितने हैं उसको सामने रखते हुए मैं अपना पीएल अकाउंट बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन अगर मैं अपनी पीएल अकाउंट में वो एक्सपेंस डाल दूं, कैश में खर्चा हुआ प्रॉफिट कम करने के लिए, आई एम जस्ट गिविंग फूड फॉर थॉट, तो आपने उसको कैश एक्सपेंस को अपने बुक्स में डाला जिसकी कोई रियलिस्टिक सब्सटेंशिएशन नहीं है, तो उन्होंने कहा हम इसको कैप्चर करना चाहते हैं। आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट का एक विजन रहा है कि हम जो अनऑर्गेनाइज एक्टिविटीज हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आए। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो विजन बहुत सही लगता है, क्योंकि हमें वाकई अगर आगे जाना है और देश के लिए आगे जाना है तो पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैरेलल इकोनॉमी ही हमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर को परेशान कर रही है। तो सुधीर भाई, उनके माइंड में ये था, लेकिन बट उनका ये रह गया कि अभी भी हमारी जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है उनको वो पार्ट समझना पड़ेगा। तो उन्हें पहले एक एग्जेम्पशन 5,000 रुपए की, अगर आपको याद हो, शुरुआत में दी थी, शुरुआत में दी, फिर बाद में अंत में उनको लगा कि नहीं ये तो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो 13 अक्टूबर 2017 से बंद कर दिया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से उनने प्रमोटर डेवलपर के लिए चालू कर दिया ये वाला सिस्टम। तो अब मेरा कहना यह है कि इस गिवन बैकग्राउंड में आपने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था, जिनने आरसीएम पे नहीं किया 1 जुलाई 17 टू 13 अक्टूबर 2017, और जो रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन में है फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, वहां तो आप अपना पॉइंट आर्ग्यू और डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का विजडम क्लियर था। जब उन्हें आगे एग्जेम्पशन अलाउ कर दिया तो एक क्लैरिफिकेटरी था कि वो इस तरह के ट्रांजैक्शन पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं चाहती थी, बट चूंकि
टेस्टिंग पीरियड के लिए लग गया, रेवेन्यू न्यूट्रल है, टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर यही एग्जेम्प्टेड सेक्टर के लिए हो सुधीर भाई, फिर आपका आंसर बदल जाएगा, किंतु फिर आपका आंसर सेम नहीं होगा, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सेक्टर के लिए आप रेवेन्यू न्यूट्रल का आर्गुमेंट नहीं ले सकते। तो मैं, अगर आपके डीलर वही हैं जो टैक्सेबल सप्लाईज में है जिसकी आपने बात रखी और रेवेन्यू न्यूट्रल की सिचुएशन है, तो मेरा सजेशन क्या होगा, आपने पूछा भी था कि बिमल जी सजेशन भी दीजिएगा। सजेशन यही होगा ना सर, इस हाथ लिया इस हाथ दिया, क्या फायदा होने वाला, क्या फायदा होने वाला आपको? आप इसे छोड़ दीजिए एक बार के लिए। जब एमएनएसटी आप कर ही रहे हैं, तो मैंने तो एक बहुत बड़ी एमएनएसटी की बात की है आपसे, एक बड़ी एमएनएसटी जिसमें आप 6, 7, 8, 9 इशू आइडेंटिफाई कर लीजिए और आइडेंटिफाई करके आप बोलिए अभी एमएनएसटी है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं सुधीर भाई, अभी मेरी बातचीत हो रही थी, उस दिन जॉइंट सेक्रेटरी जीएसटी काउंसिल हमारे जीएसटी डे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। मैंने कहा था चांदनी चौक पे मैं एक बार कचौड़ी वाले के पास कचौड़ी खा रहा था। हमारे दिल्ली में चांदनी चौक है, हर जगह में एक चांदनी चौक होता है, अच्छा अपना नाम अलग हो जाते हैं उसके। तो वो कचौड़ी खा रहा था, उस बंदे की नहीं होगी तो 1 करोड़ रुपए की सेल होगी। और अभी न्यूज़पेपर में 2-3 दिन पहले भी मैं पढ़ रहा था, कानपुर का कोई केस था जिसमें उनने बताया कि जो रोड पे खोमचे वगैरह लगाते हैं उनकी 1 करोड़ 2 करोड़ की टर्नओवर, पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि लिमिट हमारी कितनी है, 20 लाख 40 लाख फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन स्टेट के लिए। मैंने उससे पूछा भाई तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया? 2 सिंपल आंसर उन्हें दिए सुधीर भाई। पहला आंसर उसने ये दिया, जैन साहब मैं कॉम्प्लिकेशन अपने लिए इनवाइट नहीं करना चाहता। आप लोग जैसे कई बंदे आते हैं यहाँ कचौड़ी खाते हैं, हमेशा आके यही डिस्कस कर रहे होते हैं, रिटर्न गया क्या, अरे तेरा वो हो गया क्या? सर मैं तो सुन के मुझे ही डर लगता है। आपने मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिलवा दिया तो मैं कचौड़ी वचौड़ी बंद करके रिटर्न भरना पड़ेगा मुझे। मैंने फिर दूसरी बात जो जीएसटी ऑफिशियल्स थे उनसे ये कही, मैंने कहा सही सर, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाहते हैं, सर हमारी एक आदत रही है, हम कभी बदले नहीं हैं। आप पैरेलल इकोनॉमी को बंद करना चाहते हैं तो इसे फेज मैनर में करना पड़ेगा, कैलिब्रेटेड अप्रोच में जाना पड़ेगा आपको। आप एक टाइम अनाउंसमेंट कीजिए ना कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ, 3 साल तक अगर आपसे कोई प्रोसीजरल नॉन कॉम्प्लायंस होगा, हम कोई लेट फीस कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। आप हैंड होल्डिंग तो कीजिए। बच्चे ने जन्म लिया, अगर आप उसे उंगली नहीं पकड़ने देंगे वो वॉक नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा, उसे उंगली देनी पड़ेगी, वो गिरेगा, उसे उठाना पड़ेगा। आपका और हमारा टैक्स डिपार्टमेंट का अप्रोच ऐसा होना चाहिए, तभी कोई जीएसटी लॉ, जिसको हम गुड एंड सिंपल टैक्स की बात कर रहे हैं, तभी सक्सेसफुल होगी। आरसीएम को आपने जिस तरह से समझाया, उसके पीछे जो विजडम थी, वो 13 अक्टूबर को वो विजडम खत्म हो गई उनकी, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा सर, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो क्या करना चाहती है। वो 20 लाख की लिमिट को बिना किसी के 40 लाख कर सकते हैं और उस रिसर्च को 20 लाख पे छोड़ सकते हैं। वो तो अलग अलग कानून है, कानून निर्माता चाहे अभी वाले हों चाहे पहले वाले हों। आपने सुना होगा पहले भी कभी, आज से 15 साल पहले इनकम टैक्स का रिटर्न आया था, तब कहा गया था कि हम एक इस तरह का रिटर्न लेके आ रहे हैं कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेगी। और आज भी इसी तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो मेरा एक सवाल आरसीएम को लेकर है कि जब आरसीएम हटाया गया तब शायद यह नहीं सोचा गया कि जो कंपोजिशन डीलर्स हैं वो भी इस आरसीएम से बाहर चले जाएंगे। तो जब टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स वन रेट, तब ये कहा गया था कि किसी भी तरह से रेट को लेकर में कंपटीशन नहीं होगा। तब आप एक मान के चलते हैं, कंपोजिशन डीलर है जो अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदता है, उसके बाद मान लीजिए ऑयल मिल है जिसका टर्नओवर 1.25 करोड़ है,
वो सारा का सारा रॉ मटेरियल अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदता है, क्योंकि ऑयल सीड्स किसानों से खरीदे जा सकते हैं। ऐसे में जो टैक्स की रेट है उसकी बजाय वो सिर्फ 1% में उसको सेल कर सकता है। तो क्या हुआ था कि 1 जुलाई को तो हमें पता था कि कंपोजिशन डीलर्स पहले एक पूरा टैक्स दे के आएंगे, उसके बाद सुविधा के लिए 1% टैक्स देंगे। अब आडिया साहब का जो वीडियो है उस वक्त का, जब वो जीएसटी समझाते थे, तब उन्होंने समझाया था कि कंपोजिशन का अर्थ ही यही होता है कि हम 1% उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं टैक्स के बाद, ताकि उनको जीएसटी के कॉम्प्लिकेशंस में फंसना नहीं पड़े। फिर क्या हुआ 13 अक्टूबर को कि वो कंपोजिशन डीलर जो ढंग से प्लान करे, तो कोई 18% की रेट की चीज भी हो सकती है, उसको भी 1% में बेच सकता है। तो ये इस तरह के कानून बनाते वक्त क्या होता है, क्या सोचा जाता है, या क्या छूट जाता है, और जो छूट जाता है उसको कई वर्षों तक सुधारा नहीं जा सकता। आप बताइए सर। एक लाइन का आंसर, बहुत ज्यादा इसमें हम बोल नहीं सकते जी। मनसा, एक्शन एंड डीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कहें वो करें। कमियां ये रह गई कि हमने कहा तो बहुत कुछ पर किया नहीं। अब कॉम्पोजिशन डीलर से आप कह रहे हैं कि मैं 1% ही रखना चाहता हूं। आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि आदिया जी का वीडियो था, उन्हीं को दिखा के पूछा जाना चाहिए, सर फिर 18% आरसीएम क्यों मांग रहे हो आप इससे? उसे क्रेडिट मिलनी नहीं है, कॉम्पोजिशन डीलर है, तो आपने तो पर्पज ही डिफीट कर दिया। तो सर आपका लॉजिक सही है और मैं आपके साथ पूर्णतः सहमत हूं। इसके लिए गवर्नमेंट को करेक्शन लेके आना चाहिए। एक और फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत में, आपने बताया था 1, 2, 3 फॉर्म लाने थे उनको। बहुत रोबस्ट सिस्टम था वो, और अगर वो लागू होता तो शायद मिसमैच की समस्या नहीं आती। लेकिन एक फॉर्म लाया गया जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B एक इस तरह का फॉर्म था जो 2 महीने के लिए आया था। कई मेरे दोस्त लोग हैं जो उसको 12th मैन कहते हैं, कि मेरा कहना है 12th मैन कभी बैटिंग नहीं कर सकता है, और ये फॉर्म 48 मंथ से बैटिंग कर रहा है। तो हो सकता है शुरुआत में कोई समस्या हो कि इसके रिवीजन की फैसिलिटी नहीं दी गई हो, और मैं कई बार कहता हूं कि इसके रिवीजन की फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए जो रिकंसिलेशन की समस्या है वो बहुत ज्यादा खड़ी हो गई है। तो शुरू के 2 महीने नहीं थी, 4 महीने नहीं थी, 6 महीने नहीं थी। मान लीजिए कोई जीएसटीएन की तकलीफ हो, 4 साल तक आप इसमें रिवीजन की फैसिलिटी नहीं है, ये क्या कारण है? क्या लॉ इसको नहीं रोकता है? कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर किसी को आपने रिटर्न बना दिया है तो उस रिटर्न को रिवाइज तो किया ही जा सकता है, उन्होंने समय दे रखा है। फिर क्या हो गया था कि जीएसटीआर 3B में रिवीजन की फैसिलिटी आज भी नहीं है सर। सुधीर जी बहुत सिंपल है इसका आंसर जी। और आंसर क्या है कि अगर रिवीजन जो एक नीड और नेसेसिटी होती है, टू एरर इज ह्यूमन, मेरे से गलती हो गई, आप उस गलती को मुझे रिवाइज करने नहीं देंगे, सरासर गलत है, कंप्लीटली गलत है। अब आपने 3B जो डाला, क्योंकि आप जीएसटीआर 2 और 3 इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आप एक टाइम गैप मेजर के हिसाब से 3B लेके आए थे। जस्ट आपने कहा था ये एक इंटरिम रिटर्न होगा जिससे आप पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन इंटरिम को आपने फाइनल बना के छोड़ दिया। 12th मैन को आपने पैड भी पहना दिया, बॉल भी दे दी है और ग्लव्स भी दे दिया, तो विकेट कीपिंग भी कर। अब ये कौन करवा रहा है? बिमल जैन तो नहीं करवा रहा, सुधीर भाई भी नहीं करवा रहे। करवा कौन रहा है आप पूछिए तो आपको, हमको सबको मालूम है कि कौन करवा रहा है। करेक्शन किसको करना चाहिए? जो करवा रहा है। तो जो करवा रहा है वो करेक्शन करने को भी तैयार नहीं है। तो आज जितनी भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं आज की डेट में, उसका सिंपल रीजन ये है कि हम अगर टैक्स पेयर की बात सुने, देखिए मैं पुराने जमाने की कई बड़े बड़े राजाओं की स्टोरी सुनता हूं,
तो वो अपने प्रजा के बारे में जब जानना चाहते थे तो कैसे करते थे? रात के वक्त अपने वेशभूषा को बदल के प्रजा के बीच पहुंच जाते थे जी और प्रजा से सुनते थे कि उसका राजा कैसा है। अपने बारे में जानना है उसे, तो प्रजा से सुनते थे कि हमारा राजा कैसा है। जी हम तो वेशभूषा भी नहीं बदल रहे, हम तो उसी ड्रेस में आके पूरा एकदम वीडियो बना के, वेबिनार करके, सेमिनार करके समझा भी रहे हैं जी और कह भी रहे हैं कमियां कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। कोर्ट में कई केस आपने देखे होंगे। सन डाइकेम, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट, गुजरात हाई कोर्ट में चले जाइए। अभी तो गुजरात हाई कोर्ट बहुत मैंने देखा, कंपेयरिंग अदर हाई कोर्ट, बहुत सारे फेवरेबल जजमेंट टैक्स पेयर के फेवर में दे रहा है। मैंने अपना जीएसटी 3B गलत भर दिया, किसी और पार्टी का डेटा अपने 3B में डाल दिया। हाँ जा सकता क्या मुझे उसका क्या हो सकता? टू मेरे 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है और हम रिटर्न भी कब भरते हैं? देखिए रिटर्न भी सब जाता है तो रात के वक्त ही जाता है, दिन में तो जाता नहीं है। गलती से बेचारे हमारे यहाँ जो कोमल होती थी, कोमल को आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, उसने क्या किया? किसी और का डेटा लेके किसी के 3B में डाल दिया, तो क्या उसकी लायबिलिटी बन जाएगी वो? और फिर आप अगर कहें कि नहीं नहीं अब ये रिवीजन नहीं होगा, अगले मंथ में आप इसको अमेंड कर लो, अमेंड कर लो, तो अमेंड करने की भी एक लिमिट होती है। सी आपकी अगर 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है, एक केस बताता हूं, एक बंदे की 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी। अब वो रिटर्न भर रहा है बेचारा, तो मैं जैसे आपको बताया रात को बेचारा वो रिटर्न भरता है, तो वो जीरो से समझ में नहीं आ रहा कि जीरो ये ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो वो जीरो पे जीरो डालता गया। जब उसने सबमिट एंड फाइल किया तो वो 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़। अब रिटर्न तो गया, डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा अगले दिन, अरे यार हमारे यहाँ तो अब कोई राजा बाबू आ गए हैं, 100 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी। चल यार उनके पास चलते हैं, भैया ये जमा कराओ। वो बोलता माई बाप गलती हो गई, वो मुझे तो वो जीरो समझ में नहीं आ रहे थे और मैंने गलती से भर दिया। बोले नहीं नहीं ये तो जमा कराना पड़ेगा। कोर्ट में जब ये केस जाता है तो कोर्ट में क्या डिस्कशन होता है मालूम है? ये तो अपना टैक्स पेयर बोलता है सर मुझे रिवीजन कर लेने दीजिए, डिपार्टमेंट बोलता है नो रिवीजन, ओनली अमेंडमेंट। सुधीर भाई बोलते हैं नहीं लॉ में तो रिवीजन है। नहीं नहीं जीएसटीएन नहीं मानता, जीएसटीएन अमेंड करने देगा, रिवीजन नहीं करने देगा आपको। बोला माई बाप ये अगर अमेंड करने की बात करते हैं तो मैं जिंदगी भर भी बिजनेस कर लूं ना, तो भी ये 100 करोड़ को मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। तो मेरी तो बात यहां तक निकल के आती है कि देखिए जो रिवीजन का ऑप्शन है वो एक नीड एंड नेसेसिटी है। कोर्ट को बोलना पड़ा कि आप बैकेंसेस को करेक्ट करो, कोर्ट को बोलना पड़ा। क्यों बोलना पड़ा कोर्ट को? क्या गलतियां नहीं होती हमसे? हो गई गलती। एक हमारे यहाँ सिस्टम है वो टिकट का, अगर आपने दामिनी पिक्चर देखी हो आप लोगों ने, तो दामिनी में एक डेट होती थी, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। सर हमारे जीएसटी में अगर कोई गलती हो जाए तो टिकट रेज कीजिए, और टिकट की क्या, टिकट का क्या नाटक है मालूम है? आप रेज कीजिए 24 घंटे में खत्म, सॉल्व। वो तो ऐसे बोलता है सॉल्व हो गई, पर कभी भी सॉल्व नहीं होती। जितने भी अटेंडीज हैं आज मेरे से सहमत होंगे, कभी भी सॉल्व नहीं होती। और वो उनका नया टिकट का ड्रामा। तो मेरी सबमिशन तो यही है कि आप एक ऐसे रिटर्न को, ऐसे सिस्टम को इंप्लीमेंट कीजिए जो प्रैक्टिकल हो, डुएबल हो, टैक्स पेयर फ्रेंडली हो। आप ऑटोमाइज करना चाहते हैं पर सिस्टम है, कई बार गलती हो जाती है, 1 जीरो की जगह 5 जीरो लग गए, लायबिलिटी की वैल्यू बदल जाती है। पर डिपार्टमेंट को मेरी बात सुधीर भाई समझ में नहीं आ रही है। सुधीर भाई अभी बजट में एक एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में है, अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे ना तो आप सब लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि लॉ ऐसे बनाए जा रहे हैं।
GSTR1 में मान लीजिए आपने कोई लाइबिलिटी डालनी थी, 50,000 रुपए की थी, गलती से आपने 10 लाख रुपए डाल दी GSTR1 में। अब आप रिवाइज तो नहीं कर सकते, पर 3B जब आप पे करेंगे तो 50,000 का ही पे करेंगे ना, 10 लाख का तो पे नहीं करेंगे। तो वो एक्सप्लेनेशन बोलता है ये जो डिफरेंस है GSTR1 एंड 3B का, सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 जो यूनियन बजट 2021 में प्रपोज हुआ है, इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स मान लिया जाएगा एंड दैट कैन बी रिकवर्ड विदाउट इश्यूएंस ऑफ सो कॉज नोटिस। सर आप तो रिवीजन की बात कर रहे थे, ये तो बैठ गए हैं, ये तेरे से गलती हुई तो या सर ऐसे नहीं हो सकता। आपको जनता के बीच, प्रजा के बीच जाके बैठना पड़ेगा। समझ, एक बार इन ऑफिसर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग दो करके ऑफिसर हर टैक्स पेयर के ऑफिस में जाके ना सिर्फ 1 घंटा, जिस दिन वो रिटर्न भर रहा हो, जाके बैठ के उसके साथ रिटर्न भरें। जिस दिन आप उसके साथ 1 घंटा बैठ के रिटर्न भर लेंगे ना, जितनी व्यथा मैं रो रहा हूं, जितनी व्यथा सुधीर भाई आप रो रहे हैं और हम सब कह रहे हैं, वो सब समझ जाएंगे। फिर उनसे पूछिए ना कि भाई कैसे, बोले मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, मुझे रिटर्न नहीं सुनना, जब मैं तो असेसमेंट करूंगा तब देखूंगा जो देखना है, माने तब मैं देखूंगा यार जीएसटी हम सबके लिए है, टैक्स पेयर के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, और हम सबको मिलके हम अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल है कि जीएसटी को हमें सक्सेसफुल बनाना है। दैट वुड बी माय सबमिशन। जी, समय की सीमा है सर, जितना टाइम मुझे